हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, नमस्कार सभी को। दोस्तों आज का जो लेक्चर है फिलहाल इसमें हम बात करने वाले हैं फ्रेज एंड क्लॉजेस के बारे में। अब देखो ये दो हमारे काफ़ी बेसिक कंसेप्ट हैं, बट होता क्या है कि हम में से अधिकतर बच्चे इनको लेकर कंफ्यूज होते हैं। और टीचिंग एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी-टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी, डीएसएसबी, कोई सा भी हो, सभी के अंदर फिलहाल क्लॉजेस को लेकर एंड फ्रेजेस को लेकर इनको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर हम इनमें गलतियां करते हैं। तो लेट्स सी, फिलहाल कोशिश पूरी है कि जो आज का लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर के बाद में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इतना तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक है, आप वैसे मेरे साथ पढ़ रहे हो फ्रेज एंड क्लॉज क्या है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पहले से आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेज के बारे में, ये क्या होती है। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस के बारे में, ये क्या होते हैं। भाई पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। फ्रेज का मतलब आप जानते होंगे, इट इज अ ग्रुप। ये ग्रुप होता है, किस चीज का होता है? ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप होता है। विच एक्ट्स एज अ यूनिट इन अ सेंटेंस, जो फिलहाल किसी एक सेंटेंस में एक यूनिट के तौर पे एक्ट करता है। अब जरा समझना होता क्या है। कुल मिला के जो फ्रेजेस हैं ये एक ग्रुप होता है ऑफ वर्ड्स, में शब्दों का ग्रुप होता है, जिसको हम सेंटेंस में यूज तो करते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो एक यूनिट के तौर पे काम होता है। ठीक, मतलब एक ग्रुप होता है। कुल मिला के बात ये है। अब इसको थोड़ा बेहतर समझेंगे भी एग्जाम्पल के माध्यम से। बस ये ध्यान रखना, जो फ्रेज होती है कुल मिला के हमारा ग्रुप होता है ऑफ वर्ड्स। अब बात करें क्लॉजेस क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। भाई ये भी इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी हमारा शब्द ग्रुप होता है। विच हैज इट्स ऑन, जिसका खुद का अपना क्या हो? सब्जेक्ट हो एंड प्रेडिकेट। तो ये दो बातें जो ध्यान रखना कि फिलहाल फ्रेज एंड क्लोज दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों के दोनों ग्रुप होते हैं किसके? वर्ड्स के। डिफरेंसेस क्या है कि क्लॉजेस के अंदर उसका खुद का सब्जेक्ट होगा और साथ ही साथ खुद का प्रेडिकेट होगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, फ्रेज के अंदर कभी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं आता। तो समझ जाना, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है और उसका खुद का सब्जेक्ट है, खुद का प्रेडिकेट भी है, तो वो क्लॉज कहलाएगी। लेकिन एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें खुद का सब्जेक्ट ना हो और ना ही प्रेडिकेट हो, तो वो फ्रेज कहलाएगी। बात समझ रहे हो? क्लॉज को थोड़ा पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल अभी जस्ट मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं ध्यान से कि ठीक है फ्रेजेस का मतलब क्या माने। अब देखिए, जो फ्रेज है ना, इसको मैं फिलहाल दो ग्रुप में डिवाइड करूंगा। एक ग्रुप कुछ दिन पहले हमने पढ़ा प्रीपोजिशन के साथ में। देखो कौन सा ग्रुप है। फ्रेज फिलहाल हमारी दो तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल फ्रेजेस। अब नॉर्मल जो फ्रेज होती है बेटा, या तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगी, कि जो नॉर्मल फ्रेज होती है वो चार तरह की होंगी। सबसे पहले नाउन फ्रेज, दूसरा कहलाएगी एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरी कहलाएगी एडवर्ब फ्रेज, और चौथा कहलाएगा वो वर्ब फ्रेज या वर्बियल फ्रेज बोल लो, बात एक ही है। सुनिए कि जो आपके नॉर्मल फ्रेज होती हैं, फिलहाल बेसिकली जो फ्रेज होती है वो दो तरह की होती हैं। सबसे पहले नॉर्मल फ्रेज, ये पीएच का समझाना फ्रेज, ठीक, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। नॉर्मल फ्रेज होता है क्या? ये चार तरह की होती हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या वर्बियल मीन्स वर्ब फ्रेज। इसके अलावा अगर नंबर फर्स्ट है और ये कहलाता है नॉर्मल फ्रेज, तो सिंपल सी बात है नंबर टू भी होगा बेटा। नंबर टू कहलाती है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसका डिस्कशन फिलहाल हमने ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में कर चुके हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, ये प्रीपोजिशन प्लस में उसका ऑब्जेक्ट से मिलके बनती हैं। अब जो ये फ्रेज है ये बनती है प्रीपोजिशन से मिलकर, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। होता है क्या है कि ये दो तरह की होती हैं, या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी और या फिर ये एडवर्ब फ्रेज होगी। तो ये हैं कुल आपके टाइप्स किसके? फ्रेजेस के। कि जो फ्रेज होती है सिंपल सी बात है, उसमें खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा। हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा पक्का। वो सेंटेंस में यूज करते हैं एज अ यूनिट के तौर पे,
कैसे, अभी हम एग्जांपल लेंगे बहुत सारे। फिलहाल पहले उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि हाँ ठीक है उसके टाइप्स कितने हैं। तो बेटा बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मल फ्रेज, एक हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल होता है, प्रीपोजिशनल का मतलब जो फ्रेज जो बनती है किससे, प्रीपोजिशन से। अब जो नॉर्मल फ्रेज है ये चार तरह की होती हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और वर्बियल फ्रेज। लेकिन जो बनती है प्रीपोजिशन की हेल्प से ये होती हैं दो, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब क्वेश्चन ये कि आप पहचानो कैसे कि जो दी गई है फ्रेज किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज है। तो देखो बेटा, चाहे नॉर्मल हो चाहे ये हो, बात एक ही है, ठीक। एडजेक्टिव फ्रेज को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। पहली बात, वो किसी ना किसी नाउन के लिए आया होगा, कि जो एडजेक्टिव फ्रेज होगी उसको आपने यूज करा किसी ना किसी नाउन के लिए। ये बात तो क्लियर है कि ऑब्वियसली इंग्लिश के अंदर अगर किसी नाउन के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव ही होता है, या एडजेक्टिव को नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। तो पहला लॉजिक तो सिंपल है कि आपने अगर एडजेक्टिव फ्रेज यूज कर रखा है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज किसी ना किसी नाउन के लिए होगा। दूसरा, ध्यान रखना कि वो व्हाट काइंड ऑफ या विच वन का रिप्लाई होगा, कि जो हमारी एडजेक्टिव फ्रेज होती हैं या तो वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा या फिर वो विच वन का रिप्लाई होगा। तो ये लॉजिक है कि आप पहचानने का कि आप वो एडजेक्टिव फ्रेज है नहीं है, और यही लॉजिक बेटा यहां भी काम कर जाएगा इन दोनों में। बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज में, तो इसको भी हम पहले कई बार जिक्र कर चुके हैं कि व्हेन का रिप्लाई, सबसे पहला लॉजिक क्या है कि जो एडवर्ब यूज करते हैं ये किसी ना किसी वर्ब के लिए यूज करते हैं। अगर उस फ्रेज को आपने किसी ना किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर रखा है तो वो कहलाएगी एडवर्ब फ्रेज। इसके अलावा अगर आपने उस फ्रेज को यूज कर रखा किसी ना किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए तो कहलाएगी एडवर्ब फ्रेज। इसके अलावा अगर आपने उसको यूज करा किसी उसकी ही जैसी तीसरी या दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए तब भी वो कहलाएगी एडवर्ब फ्रेज। तो हम सभी जानते हैं क्या कि किसी भी नाउन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, मतलब विशेषण ही संज्ञा की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करता है नाउन को। और किसी एडजेक्टिव के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो एडवर्ब होता है, तो मीन्स एडजेक्टिव की विशेषता ना वर्ड एडवर्ब। किसी वर्ब के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो भी एडवर्ब होता है, तो इसका मतलब किसी भी वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। और किसी भी एडवर्ब को जो वर्ड उसको मॉडिफाई करेगा वो भी एडवर्ब कहलाता है। तो यहां से एक बात समझ रहे हैं कि जो हमारा एडवर्ब होता है ना बेटा, ये विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता है, लेकिन किसकी, एडजेक्टिव की भी, वर्ब की भी, और अपने ही जैसे किसी दूसरे एडवर्ब की भी। तो कुल मिलाकर अगर कोई फ्रेज एडवर्ब फ्रेज है तो सिंपल सी बात, या तो किसी न किसी वर्ब के लिए यूज होगी, या फिर किसी न किसी एडजेक्टिव के लिए यूज किया गया होगा, या फिर किसी न किसी दूसरे एडवर्ब के लिए यूज किया गया होगा। ये बेसिक लॉजिक है। अगर इससे भी ना समझ पाओ तो दूसरा लॉजिक देखो। दूसरा क्या होगा, सिंपल सी बात, हो व्हेन का रिप्लाई होगा, वेयर का रिप्लाई होगा, हाउ का रिप्लाई होगा, या वाई का रिप्लाई होगा। ये लॉजिक ध्यान रखना, ये कभी भी गलत प्रूफ नहीं होगा कि जो फ्रेज अंडरलाइन की गई होगी या दिया गया है आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप ये देख लो कि वो किसका रिप्लाई है। अगर वो व्हेन, WHEN, व्हेन का रिप्लाई तो बेटा एडवर्ब फ्रेज, वेयर का रिप्लाई तब भी वो एडवर्ब कहलाएगा, हाउ का रिप्लाई तब भी वो एडवर्ब है, वाई का रिप्लाई तब भी वो एडवर्ब फ्रेज ही कहलाएगा। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है, सॉरी मैनर, ये तो मैनर होता है। और जो वाई का रिप्लाई है ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ रीजन या फिर पर्पज। पुरानी क्लासेस आपने ली होंगी, पुरानी वीडियोस अटेंड करी होंगी, तो बड़ा उनके अंदर सारी बातें क्लियर करके वन बाय वन मैंने, ठीक, ध्यान रखना। अब जब आते हैं नाउन फ्रेज कैसे पहचानोगे, कोई फ्रेज नाउन फ्रेज है। देखो जो एडजेक्टिव एडवर्ब यहाँ पर है बेटा यही लॉजिक इनका भी है, तो बात एक ही है, पहचानने का तरीका सेम है। बात करते हैं कोई फ्रेज, एक्सक्यूज मी कोई कॉल कर रहा है, चलिए बाद में बात करते हैं। मान लीजिए अगर कोई फ्रेज नाउन फ्रेज कैसे पहचानोगे, तो सिंपल सी बात, इंग्लिश में बेटा नाउन का यूज क्या होता है, वो या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट होगा, बस यही तरीका है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनना। कल या परसों जो क्लास होगी आपकी वो होगी वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा वो।
वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक। उसमें हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा वो, बट कोई नहीं, देखना तसल्ली से उसको भी। पता है तो ठीक, वरना यहाँ सुनिए। नाउन का इंग्लिश में यूज क्या होता है बेटा? नाउन को यूज करते हैं इंग्लिश में दो चीज के लिए, या तो सब्जेक्ट होगा वो या ऑब्जेक्ट होगा, बस इसके अलावा कोई तीसरा यूज नहीं है। हाँ, छोटे मोटे हैं कॉम्प्लीमेंट को लेकर, वो बाद में पढ़ते रहेंगे। फिलहाल बेसिकली जो यूज है नाउन का वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही है। तो उल्टा बोल सकते हो कि अगर आपने नाउन यूज करा इंग्लिश में तो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। इसका उल्टा बोल सकते हो कि अगर इंग्लिश में कहीं भी आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिल गया तो पक्का वो नाउन ही होगा। तो कोई फ्रेज नाउन फ्रेज है या नहीं है इसका पता कैसे चलेगा? सिंपल सी बात, वो या तो सब्जेक्ट होगा या वो ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा अगर ये लॉजिक काम ना करे तो ध्यान रखना, व्हाट का रिप्लाई आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा। व्हाट का रिप्लाई आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा, ये बात ध्यान रखना बस आप। और इसको बेहतर तरीके से और समझेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर। फिलहाल यहाँ बात फ्रेज से हो रही है इसलिए फ्रेज से फोकस करेंगे हम। चलिए अब बेटा वर्बियल फ्रेज क्या है? ये तो बड़ा आसान है, ये सिंपल सी बातें यहाँ वर्ब आएंगी, वो कहलाएगी वर्बियल फ्रेज। तो ये नॉर्मल सी बात थी, छोटी मोटी बातें थी कि फ्रेज के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे किसको पहचानना है। आई होप यहाँ तक सारे को समझ में आ गया होगा। अब जरा एक काम करते हैं, जो भी कुछ हमने पढ़ा अब तक इनको समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से, वो बेहतर रहेगा, ठीक। तो आइए कुछ सेंटेंस ले रहा हूँ और देखते हैं कितनी फ्रेजेस है, कहाँ पर कौन सी हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे। और ध्यान से समझना, ध्यान से, क्योंकि हल्का सा कंसेप्ट चेंज हुआ तो बेटा पूरी फ्रेज चेंज हो जाएगी, पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को। तो आंखें कान सब कुछ खोल के रखना। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया, पहले एक सिंगल समझ लेते हैं, पहले एक सेंटेंस समझते हैं। द मैन कॉल्ड द बॉय, या द मैन इन रेड शर्ट कर लो, इन रेड शर्ट कॉल्ड द बॉय इन ब्लैक। अब ब्लैक शर्ट कर लो या ब्लैक कर लो काफी है, यहाँ भी शर्ट चाहो तो काट सकते हो। द मैन इन रेड कॉल्ड द बॉय इन ब्लैक। अब ये सेंटेंस शुरू यहाँ से हो रहा है, फिनिश वहां पर हो रहा है। फ्रेज का मतलब समझना, फ्रेज का मतलब होता क्या बेटा? फ्रेज का मतलब सिंपल सी बात है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप होता है। अब एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी चीज का ग्रुप बनाना हो तो कम से कम कितनी चीजें चाहिए? मान लो इंसानों का ग्रुप बनाना आपको, तो कम से कम कितने इंसान चाहिए? तो बेटा बेसिकली बात है कम से कम 2 चाहिए, तभी ग्रुप बनेगा। तो अगर कहीं पर कोई ग्रुप है तो सिंपल सी बात है वो कम से कम 2 चीजें होंगी। इतनी बात तो क्लियर है। अब हम देख रहे हैं भाई इसमें क्या है, द मैन, ये सब्जेक्ट हो गया, चलो इन हमारी प्रीपोजिशन हो गई है, और रेड शर्ट इस प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हो गया है, कॉल्ड हमारी वर्ब हो गई है, अब किसको फोन करा? दी बॉय, ये हो गया इसका अपना ऑब्जेक्ट। अब ब्लैक शर्ट मान लो या ब्लैक लिख लो, ब्लैक शर्ट ले लो, ये ब्लैक शर्ट लिखा रहा बेटा, ये इन प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हो गया है। तो कुल मिला के यहाँ कितने ऑब्जेक्ट है, कितने वर्ब हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, हमने हर एक वर्ड को क्लासिफाई कर लिया है। अब ढूंढना है फ्रेज कितनी है। फिर बोल रहा हूँ फ्रेज कितनी है। भाई फ्रेज का मतलब सिंपल सी बात, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये शब्द का ग्रुप होता है। अब ग्रुप के लिए कम से कम कितने वर्ड चाहिए? 2। तो मतलब जहां भी 2 वर्ड साथ में आएंगे और आपस में कोरिलेटेड होंगे वो कहलाएगी फ्रेज। अब देखो बेटा सब्जेक्ट जो है क्या मैन है? क्या केवल मैन सब्जेक्ट है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आर्टिकल द तो मैन के लिए आया हुआ है और सब्जेक्ट द मैन है, ना तो केवल द है ना मैन है, बल्कि दोनों मिलकर है। तो कुल मिला के एक ग्रुप तो ये बन गया आपका कि जो द मैन लिखा रहा है यहाँ पे 2 वर्ड हैं। अब ध्यान रखना कोई भी वर्ड, कोई भी ग्रुप आपका नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा, जो भी उस फ्रेज को नाम दोगे ध्यान रखना वो उसका मेन वर्ड होगा। कहने का मतलब अगर आपने कहा जी ये नाउन फ्रेज है तो समझ जाना वो जो फ्रेज होगी उसमें जो असली वर्ड होगा, जो मेन वर्ड होगा बेटा वो नाउन ही होगा। और अगर आपने कहा कि कोई फ्रेज दी गई है वो एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसका असली वर्ड एडजेक्टिव ही होगा। अब यहां पे आते हैं, इन दोनों मेन वर्ड क्या है? आर्टिकल द मेन वर्ड है या मैन वर्ड है?
तो ऑब्वियसली बेटा आर्टिकल द आया मैन के लिए, ये मेन वर्ड है, मैन ही काट दो द गलत हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन द काट दो तो मैन गलत नहीं होगा। कुल मिला के इसमें जो लिखा आ रहा है ये मैन असली वर्ड है हमारा, ये मेन वर्ड है। अब मैन क्या है, नाउन है, तो ये नाउन क्लोज नाउन फ्रेज कहलाएगी, नाउन फ्रेज। अभी ध्यान सुनना हर एक बात, छोटी छोटी बातें बारे किया कि जो हमारा सब्जेक्ट है द मैन, ये भी ग्रुप है। अब कम से कम दो चीजें चाहिए, दो वर्ड लिखे आ रहे हैं, इन दोनों में से असली वर्ड कौन सा बेटा, मैन है, तो द मैन बन गया। अब ये सब्जेक्ट है, वैसे भी अभी हमने पीछे पढ़ा अगर कोई भी फ्रेज या कोई भी चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनती है वो नाउन ही कहलाएगी, तो ये सब्जेक्ट है इसलिए नाउन फ्रेज। बात क्लियर, पहला लॉजिक आपका ये कि नाउन फ्रेज है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। दूसरा इसका मेन वर्ड क्या है बेटा, मैन है, मैन नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज है। अब आते हैं, हम जानते हैं प्रीपोजिशन के साथ में उसका ऑब्जेक्ट मिलके बन जाती है फ्रेज, तो बेटा ये बन गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये सिंपल फ्रेज थी, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन रेड शर्ट, अब ये किसके लिए आया, ये आया है मैन के लिए। ये पूरी फ्रेज पूरी लाइन किसके लिए, ये मैन के लिए, ये मैन को मॉडिफाई कर रहा है। तो द मैन इन रेड शर्ट, वो आदमी जो लाल शर्ट में है, तो द मैन वो आदमी, कौन सा आदमी, विच मैन, विच वन का रिप्लाई, विच वन, जो रेड शर्ट में है। कुल मिला के ये मैन के लिए आया हुआ है। मैन क्या नाउन है पहले से, नाउन के लिए जो भी आएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, ऐसे पहचान लो। और वैसे भी ये विच वन का रिप्लाई, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये आपकी नॉर्मल फ्रेज है, ये आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये बनी प्रीपोजिशन के हेल्प से, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, ये कर रही है नाउन का फंक्शन। चलो अगर इतना समझ में आ गया तो बेटा इस पूरे सेंटेंस में हम जानते हैं वर्ब ये रही, और वर्ब से लेकर यहां तक ये कहलाएगा प्रेडिकेट, और फिर यहां से लेकर यहां तक ये कहलाएगा सब्जेक्ट। पढ़ा ना पुरानी क्लास हमने कि एक सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक उसका सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दो भाई, वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, ये रही वर्ब, यहां से तो प्रेडिकेट शुरू हो गया, तो इससे पहले क्या था पूरा ये पूरा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट बना, देखो ये बना दो फ्रेज से मिलके, एक फ्रेज ये रही, एक फ्रेज ये रही। अब जो ये फ्रेज है नॉर्मल है, नाउन फ्रेज कहलाएगी। ये फ्रेज नॉर्मल नहीं है बल्कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये कहलाएगी हमारी एडजेक्टिव फ्रेज जो आया मैन के लिए। लेकिन एक चीज देखो, ना तो ये सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट है, मतलब कोई सिंगल फ्रेज सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि दोनों मिलके इस सब्जेक्ट को बना रहे हैं, दोनों मिलकर इस सब्जेक्ट को बना रहे हैं। तो ये छोटा सा ग्रुप और ये छोटा सा ग्रुप अब दोनों मिल गए और एक बड़ा ग्रुप बन गया ये, तो ये भी एक फ्रेज तैयार हो गई। तो यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट आया फ्रेज विद इन फ्रेज, कि फ्रेज के अंदर और फ्रेज बनती जा रही हैं, ये चीज समझना, फ्रेज के अंदर और फ्रेज बनती जा रही हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितना पार्ट अंडरलाइन किया गया है। अगर मान लीजिए द मैन को केवल अंडरलाइन किया गया है तो बेटा नाउन फ्रेज है, इन रेड शर्ट को अंडरलाइन किया गया है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब मान लीजिए द मैन से लेकर शर्ट तक ये पूरा अंडरलाइन किया गया है, तो हम जानते हैं पूरा पूरा क्या हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होता है क्या, नाउन, तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगी। तो कुल मिला के खेल यहां क्या है कि कितने पार्ट को अंडरलाइन किया गया है। फ्रेज के अंदर दूसरी फ्रेज मिल सकती है, एक फ्रेज के अंदर दो तीन फ्रेज आराम से मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखना है कि जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है उसकी सेंस क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसको कौन सी फ्रेज आप मानोगे। फिर बोल रहा हूं सब्जेक्ट यहां तक है, लेकिन जो सब्जेक्ट बना नहीं है बेटा ये दो पार्ट से मिलकर बना है, दो ग्रुप है इसमें। अगर दोनों ग्रुप को मिला लो और एक ग्रुप मान लिया जाए, जैसे ये पूरा बन गया तो ये पूरा सब्जेक्ट है, और जो भी चीज सब्जेक्ट होगी वो नाउन या ऑब्जेक्ट कहलाता है, नाउन कहलाएगा वो, तो नाउन फ्रेज बन गई। लेकिन इन ग्रुप को तोड़ दिया जाए तो इतना पार्ट अंडरलाइन किया गया, ये मैन नाउन है, नाउन फ्रेज, और इन रेड शर्ट उसके लिए आया तो ये एडजेक्टिव फ्रेज। कुल मिला के ये तीन फ्रेज के नाम यहाँ पे आएंगे, इतना पार्ट नाउन फ्रेज, इतना पार्ट एडजेक्टिव फ्रेज, पूरा मिलाओ तो नाउन फ्रेज। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, अब यहाँ देखते हैं बेटा यहाँ कितनी फ्रेज हैं। सबसे पहला ग्रुप तो ये रहा, एक ऑब्जेक्ट। अब ये सिंपल है, किसी भी प्रीपोजिशन से बना नहीं है, तो नॉर्मल फ्रेज कहलाएगी। इसका असली वर्ड क्या है, बॉय।
अब बॉय बेटा है क्या, नाउन है, तो ये कहलाएगी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कौन सा, दी बॉय, केवल इतना, ठीक। और वैसे भी आदमी ने बुलाया, किसको बुलाया, बॉय को, ये बॉय इसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, नाउन तो होता है, नाउन फ्रेज कहलाएगी। इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है, नाउन फ्रेज कहलाएगी। इतनी बात क्लियर। अब देख रहे हैं प्रीपोजिशन प्लस वर्ब का ऑब्जेक्ट, बेटा ये भी एक फ्रेज बन गई। ये आया किसके लिए, इन रेड शर्ट किसके लिए आया, इस बॉय के लिए आया हुआ है। बॉय पहले से नाउन है, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। ये कहलाएगी एडजेक्टिव फ्रेज। बात समझ रहे हो। तो जिस तरीके से 3 ग्रुप यहां बने बेटा, उस तरीके से 3 ग्रुप यहां बन जाएगा। बस फर्क क्या है, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, और तीसरा ग्रुप मान लीजिए मैं इन दो को मिला दूं, इन दो को, ये लीजिए कि आदमी जो लाल शर्ट में है उसने बुलाया था या फोन किया था, किसको, उस लड़के को जो ब्लैक शर्ट में है। तो बेटा ये पूरा हो गया होम का रिप्लाई। किसको फोन किया, उस लड़के को जो ब्लैक शर्ट में है। होम का रिप्लाई मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, किसका ऑब्जेक्ट, इस कॉल्ड वर्ब का। अब जानते भाई इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होता है, तो ये नाउन फ्रेज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा एक सेंटेंस में 6 फ्रेज मिल गई आपको, 6 फ्रेज। डिपेंड करता है कितने पार्ट को अंडरलाइन किया गया है, कहां से कहां तक पूछा जा रहा है आपसे। सारा खेल वही है बेटा, फंडामेंटल्स पे डिपेंड है सब कुछ, ये बेसिक्स पे डिपेंड है। जो अभी 3-4 लेक्चर हमने पीछे लिए हैं उन सब के मदद से ही आप यहाँ समझ पाओगे, ठीक। फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई ऐसा है जो फिलहाल इस फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहा है और पुरानी वीडियो जो A to Z हमने कोर्स लॉन्च कराया उसकी नहीं देखी, तो बेटा पहले देखो, तब ये समझ में आएगा, अदरवाइज सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट तो आप कमेंट कर देना। एक बात तो सीख ली हमने कि फ्रेज के अंदर फ्रेज मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जो बनती है प्रीपोजिशन से, या तो वह एडजेक्टिव फ्रेज होगी या फिर वह एडवर्ब फ्रेज होगी। लेकिन जो बनती है नॉर्मल वो 4 होती हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। अब एक ही सेंटेंस में मैंने आपको कई तरह के फ्रेज दिखा दी। कौन सा, ऑब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सिंपल सी बात नाउन फ्रेज ही होगी। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि किसी को मॉडिफाई कर रही है तो या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज होगी। अब वो आप देख लो, व्हेन का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई या व्हाई का रिप्लाई, जैसा होगा वैसा आएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। इसके अलावा जरा 1-2 सेंटेंस और लेते हैं, थोड़ी फ्रेजेस आपको क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन बी, आई लाइक playing chess, watching movies and reading novels, at night। चलिए ये सेंटेंस है। एक तीसरा सेंटेंस थोड़ा यहाँ से लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिखेंगे इससे, आई लाइक प्लेइंग चेस, वॉचिंग मूवीज एंड आई रीड नॉवेल्स एट नाइट। लीजिए बेटा 2 सेंटेंस हैं, जरा ध्यान से कंपेयर करना इन दोनों सेंटेंस को। देखो आई तो सब्जेक्ट हो गया, सिंगल है, तो बेटा इसे फ्रेज नहीं बोलोगे, इसे फ्रेज नहीं बोलोगे। फ्रेज बोलेंगे जब 2 वर्ड मिलके आए। यहाँ वर्ब क्या, केवल लाइक है, मुझे पसंद है। बेटा मुझे पसंद क्या है, मुझे पसंद है प्लेइंग चेस, चेस खेलना ये पसंद है, और वॉचिंग मूवीज का रिप्लाई, और कब पसंद है, रात को। अब ये बन रहा है प्रीपोजिशन की हेल्प से, एट हमारी प्रीपोजिशन है, नाइट उसका ऑब्जेक्ट है। बेटा व्हेन का रिप्लाई, ये कहलाएगा एडवर्ब फ्रेज। और किसका डिस्क्रिप्शन है ये, बेटा ये है डिस्क्रिप्शन टाइम का, कि ये कहलाएगी एडवर्ब फ्रेज, और डिस्क्रिप्शन किसका है, टाइम का, जो बता रहा है टाइम को। चलो वो तो पहचान लिया आसानी से हमने। अब ये आप आते हैं, मुझे पसंद है, ये वर्ड का रिप्लाई। अगर बेटा ये वर्ड का रिप्लाई तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, लाइक वर्ब का।
ये भी वर्ड का रिप्लाई, तो ये भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसका? लाइक वर्ब का। ये भी वर्ड का रिप्लाई, तो ये भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसका? इस लाइक वर्ब का। कुल मिला के इस लाइक जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसके तीन तीन ऑब्जेक्ट है। मुझे पसंद है, क्या पसंद है? चेस खेलना, मूवी देखना और नॉवल पढ़ना। अब हम जानते हैं अगर तीनों ये ऑब्जेक्ट हैं तो बेटा इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है। तो जो फ्रेज बनी है दो वर्ड के मिलकर, ये कौन सी फ्रेज हो गई? ये हो गई नाउन फ्रेज। एन से नाउन, PHR से फ्रेज। ये कैसे फ्रेज? ये भी नाउन फ्रेज। और ये कैसे फ्रेज बेटा? ये भी नाउन फ्रेज। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि इस वाले सेंटेंस में हमने तीन फ्रेजेस करी हैं और तीनों की तीनों हमारी नाउन फ्रेज हैं। नेक्स्ट आते हैं। इसमें अगर हमने बेटा आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई, मुझे पसंद है, क्या पसंद है? ये रहा ऑब्जेक्ट वर्ड का रिप्लाई, किसका? लाइक वर्ब का। भाई चेस खेलना पसंद है और मूवी देखना पसंद है, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट, किसका? इस लाइक वर्ब का। तो बेटा ये भी फ्रेज, यही फ्रेज। चलो ठीक है। अब ये फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल सी बात नाउन फ्रेज कहलाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन फ्रेज कहलाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बेटा यहां पे आ जाओ, हमने एंड के बाद एक सब्जेक्ट और लगा दिया। और इस सब्जेक्ट का अपने एक वर्ब है और इस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट है। मैं पढ़ता भी हूं, क्या पढ़ता हूं? नॉवेल्स। कब पढ़ता हूं? एट नाइट। बेटा एट नाइट प्रीपोजिशन प्लस में उसका ऑब्जेक्ट, ये बन गई फ्रेज। और ये किसका रिप्लाई? ये है व्हेन का रिप्लाई। तो फ्रेज कैसी? टाइम को बताने वाली, टाइम फ्रेज। बात समझ रहे हो? एडवर्ब ऑफ टाइम, ये समझ में आ गया, वो समझ में आ गया कौन सी फ्रेज क्या है। लेकिन ये क्या था? ये तो फ्रेज नहीं है बेटा, ये है क्लोज। यहां से लेके यहां तक ये पूरा, ये कहलाएगी क्लोज। और यही तो डिफरेंस था एक फ्रेज में और एक क्लोज में। फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो। तो देखो ये रहा वर्ड, अब ये दो वर्ड का ग्रुप है, ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें ऑब्जेक्ट है। ये रहा दो वर्ड का ग्रुप, ना तो सब्जेक्ट है ना इसमें ऑब्जेक्ट है। ये रहा दो वर्ड का ग्रुप, तो खुद का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाला प्रेडिकेट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं प्रेडिकेट बात कर रहा हूँ, ना तो इनमें सब्जेक्ट खुद का है ना प्रेडिकेट है। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, ये जो ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब पूरा खास इतना या नाइट तक मान लो, इसमें इस पूरे पार्ट का खुद का सब्जेक्ट ये रहा और इसके लिए वर्ब ये रही। जब सब्जेक्ट वर्ब आ जाए बेटा क्लोज कहलाती है। लेकिन जब केवल नॉर्मल हो, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ना हो, तो फ्रेज कहलाएगी। ये था क्लोज को लेकर और फ्रेज को लेकर। अब बात रही क्लोज के टाइप्स क्या है बेटा, वो पढ़ेंगे आगे कल, ठीक, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सारा कुछ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता क्या है। इसके अलावा एक काम करते, जरा वर्ब जो फ्रेज थे ना उसका एग्जांपल और देख लेते हैं। क्वेश्चन सी, मैं कह रहा हूं दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आ रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, बेटा ये क्या है? दे सब्जेक्ट, और यहां से लेकर यहां तक क्या, ये पूरी वर्ब है। अब हम देख रहे हैं जो वर्ब है बेटा ये सिंगल वर्ड तो है नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड है। अगर सिंगल वर्ड होता तो वर्ब बोलते, लेकिन अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स अभी है, इसमें ग्रुप बन गया है, तीन वर्ड आ चुके हैं और तीनों वर्ड मिलकर तो वर्ब काम कर रही है। अब जब ग्रुप हो गया तो ये फ्रेज कहलाएगी। और कैसी फ्रेज है? क्योंकि इसका मेन वर्ड क्या है बेटा? वर्ब है, तो ये कैसे? वर्ब फ्रेज या वर्बियल फ्रेज बोल लो, बात एक ही है, वर्ब से बनने वाला वर्बियल फ्रेज कहलाएगी। तो ध्यान रखना कि वर्बियल फ्रेज कैसी होती है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम, 2-3 लेक्चर पहले ही, प्रीपोजिशन वाले के अंदर। नाउन फ्रेज आज हमने यहाँ देख लिया और ये कहलाएगी हमारी कौन सी? वर्बियल फ्रेज। अब बात रही दिस प्रोजेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का, उससे खैर समझ जाओगे, कुछ खास लेना देना नहीं है। तो ये कहानी थी फ्रेज की और क्लोज की। तो अक्सर जो हम में से बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या है क्लोज क्या है फ्रेज, आई होप अब कोई आपको कंफ्यूजन फिलहाल नहीं होंगी। ध्यान रखना दोनों ही ग्रुप होते हैं वर्ड्स के, एक में सब्जेक्ट होगा प्रेडिकेट होगा, वो क्लोज कहलाएगी। जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट ना हो, बस सेंटेंस का छोटा सा पार्ट हो जो एक यूनिट के तौर पे मतलब मिलकर एक साथ काम करते हैं, वो कहलाती है फ्रेज। ठीक, चलिए फिर सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कीजिए। बाकी इससे अगला टॉपिक क्या होगा लेंगे कल,
कल हम पढ़ेंगे क्लोज को, क्लोज के टाइप्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, कैसे क्लासीफाई करोगे, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है। कल का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, सारी बातें समझेंगे। फिर परसों लेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन, देन 2-3 लेक्चर आपके और होने, फिर आपके प्रैक्टिकल ये से चल जाएगा। आज सैटरडे संडे ट्रांसलेशन क्लास तो पक्का होगी। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।